हो गया। ठीक है, आज की हेडिंग लिखना, दो तीन पॉइंट बताऊंगा। ये क्वेश्चन यूपी जुडिशल्स में दिखते हैं आपको, मेंस में। ठीक है, मोस्टली आंसर मतलब कुछ पॉइंटर तो लिखवा दूंगा, कुछ हमने लिख लिए हैं, उसको वहीं से नोट से उठा के वहां लगाना है बस हमें। जैसे हाँ, ऐसा कुछ है नहीं, ये तो बस छोटी डेफिनेशन है। राजस्थान में 2-3 नंबर में या प्री में आती है एमसीक्यू मार्क करने के लिए कि वॉलंटरली कहाँ लिखा है, सेक्शन 39। हेडिंग लिखना, एसेंशियल स्टेजेस ऑफ क्राइम। एसेंशियल स्टेजेस ऑफ क्राइम क्वेश्चन आया था यूपी जुडिशियल में। व्हाट इज क्राइम है? अरे ढंग से नहीं लिखवाए थे ना मैंने। यूपी में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज क्राइम, क्राइम डिफाइन करो, एंड ऑल्सो एसेंशियल स्टेजेस ऑफ क्राइम। तो क्राइम तो मैंने लिखवा दिया, क्राइम क्या होता है। अब रह गया एसेंशियल स्टेजेस, कि कब एक चीज क्राइम बनती, किस चीज को ना क्राइम बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए आईपीसी में। तो ये लोग कहते हैं, सबसे पहले आपको चाहिए ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग चाहिए। फिर चाहिए मेंसरिया, मतलब सोच भी आनी चाहिए ऑफेंस करने की। फिर है एक्टस रियस, आपने कोई काम करा होना चाहिए, तो फिजिकल कंडक्ट भी होना चाहिए। फिर होता है आपका इंजरी, कि सामने वाले को कोई चोट पहुंचेगी तभी तो आप केस करोगे, उसको कोई चोट भी पहुंचनी चाहिए। बताऊंगा इंजरी का वर्ड क्या होता है, इसमें इंजरी का मतलब क्या है। जरूरी नहीं फिजिकल चोट हो, बहुत सारे डायमेंशन, अगर उनमें से कोई इंजरी, कोई चीज नुकसान पहुंचेगा, उसको इंजरी कहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ आईपीसी। ये सिर्फ बॉडी की बात नहीं है। फिर है पनिशमेंट, फिर है पनिशमेंट। ये क्लियर है? पहले है ह्यूमन बीइंग, फिर है मेंसरिया, फिर है एक्टसरिया, फिर है इंजरी, फिर है पनिशमेंट। अब एक एक करके एक एलिमेंट को उठाते हैं, समझेंगे, फिर उसको लिख लेंगे। पहला है ह्यूमन बीइंग, और ये जो बता रहा ना, ये पॉइंट एकदम प्री का क्वेश्चन लगाओगे, एक बार एमपी में प्री में आया था ये। अब देखो, सबसे पहले एसेंशियल एलिमेंट है कि ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। अब ह्यूमन बीइंग किसके रेफरेंस में, जो कर रहा है वो ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्राइम। एक होता है करने वाला और एक होता है सब्जेक्ट मैटर, जिसके साथ वो ऑफेंस हुआ है। ये उसकी बात कर रहे हैं या करने वाले की, जो आप कहते हो एक्यूज, इसकी बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन बीइंग का मतलब है फॉर द पर्पस ऑफ आईपीसी एसेंशियल एलिमेंट, कि जिसने अपराध करा वो इंसान होना चाहिए। हमें इंसानों से मतलब है, इंसानों के अपराधों को कंट्रोल करना है, जानवरों के नहीं, इंसानों के। तो ह्यूमन बीइंग जो है ना, वो एक्यूज के रेफरेंस में है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्राइम, जिसके साथ गलत हो रहा है वो कोई भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, कोई भी। सब्जेक्ट मैटर ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जैसे बहुत सारे लॉज हैं जिसमें जानवरों को नुकसान पहुंचाते हो वाइल्ड लाइफ में जाके, और सब करके सलमान खान को क्या है, जानवर को तो गोली मार, उसका केस चल रहा है। तो करने वाला इंसान होना चाहिए, हमें उससे मतलब है। जब वो चीज क्राइम बनेगी, तो आईपीसी में किसी और लॉ में,
तो ह्यूमन बीइंग होना चाहिए करने वाला, जिसके साथ हो रहा है वो कोई भी हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है। क्यों? देखो, सारे क्रीचर्स जो होते हैं जो पृथ्वी में है, आपके पंछी हो गए, जानवर हो गए, इंसान हो गए, उनमें से हम इंसान को ही समझते हैं बड़ा दूत है। मतलब कहते हैं ना, बड़ा बहाने मार सकता है, जिसका दिमाग बहुत शार्प चलता है, ये अपने डिफेंस में कुछ भी कर सकता है, इसमें ईगो भी बहुत है। तो इंसान को समझते हमने माना कि इसी यही होना चाहिए, इसी को हम सजा देंगे। वरना जानवर एक दूसरे को, तुम जंगल में उसको काट के खाते हैं, एक दूसरे का शिकार करते, तो उसकी सजा थोड़ी होती है। जानवर एक दूसरे को मार के खाते हैं, उसकी सजा नहीं है, ना उसको क्राइम बनाते हैं। इंसानों ने मारा जानवर को तो उसकी सजा है, क्योंकि इंसान को हम सोचते हैं ज्यादा हाई इंटेलेक्ट वाला बंदा है और यही अपनी नीड के लिए लोगों को तंग करता है। तो ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। समझ आया? अब इस पॉइंट को लिख लो पहले। द एक्ट मस्ट हैव बीन डन बाय, द एक्ट मस्ट हैव बीन डन बाय ह्यूमन बीइंग, द एक्ट मस्ट हैव बीन डन बाय ह्यूमन बीइंग, फुल स्टॉप। every creature every creature is presumed every creature is presumed to be innocent, every creature is presumed to be innocent, every creature is presumed to be innocent in the world of law. The act must have been done by the human being, full stop. Every creature is presumed to be innocent, every creature is presumed to be innocent in the world of law, full stop. Man only, the man has only brain to trap, the man has only brain to trap and act wrongfully, and act wrongfully, हाँ, and act wrongfully, not an animal, not an animal, full stop. On the other hand, on the other hand, man can defend himself, on the other hand, man can defend himself, on the other hand, man can defend himself or protect himself, on the other hand, man can defend himself or protect himself by his plea, by his pleas, but not, but animal cannot. प्लीज मतलब गवाहियां दे सकता है अपनी, बट एनिमल कैन नॉट डू इट, बट एनिमल कैन नॉट डू इट, फुल स्टॉप. दे कैन नॉट स्पीक, they cannot speak to give their plea, they cannot speak to give their plea, full stop. Men often because of his, men often because of his, men men often because of his, men often because of his tempting nature, men often because of his tempting nature to get wrongful gain, often because of his tempting nature to get wrongful gain, commit crime, full stop. Subject of that crime, subject of that crime may be human being, subject of that crime may be human being or any other object of the world, may be human being or any other object of the world, or any other object of this world.
नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है मेंसरिया, मतलब क्या, वो क्या चीज था भाई? हाँ तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्राइम इंसान नहीं करना चाहिए भाई। फिर लेकिन फिर वो केस आईपीसी में तो नहीं होगा, अगर उनका स्पेशल प्रोटेक्शन का लॉज है तो उसके अंदर चल सकता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक्ट हो गया। हाँ तो बनाने वाला है केस, उन्होंने क्या बनाया, आईपीसी का तो नहीं बनेगा लेकिन दूसरे उसका तो बनेगा। फिर मेंसरिया, सेकंड एलिमेंट। मेंसरिया पे हम इतना कुछ लिख चुके हैं, स्टेट ऑफ माइंड होती है, और एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस, फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी, वही तुम्हें लिखना है बस पूरा मेंसरिया पे। सेकंड एलिमेंट होता है एक्टस रिया, एक्टस रिया भी लिखवाया, टेस्ट भी लिखवाया कि सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। थर्ड है इंजरी, वो फोर्थ पॉइंट लिखना है, इंजरी टू ह्यूमन बींग, उसकी जगह छोड़ देना, वो तो अपने आप ही बाकी लिख लेना, इंजरी टू ह्यूमन बींग। इंजरी टू ह्यूमन बींग कि जिसने गलत करा है, मतलब जिसके साथ गलत हुआ है, उसको इंजरी होनी चाहिए। अब पहली बात समझ लो, इंजरी वर्ड डिफाइन है आईपीसी में सेक्शन 44, सेक्शन 44 इंजरी डिफाइन है 44। अब देखो उसमें क्या लिखा है 44 में, क्या लिखा है, एनी हार्म, any harm whatever illegally caused to any person is in his mind, body, reputation और प्रॉपर्टी। अभी ध्यान से समझना है इसको, वर्ड्स के एनालिसिस होते कैसे हैं, जो तुम्हें ना बेसिकली लॉ में यही समझाया जाता है, ये समझने की चीज है बस। जब तुम वर्ड्स को अलग लिख के देखोगे ना, जब तुम्हें कहानी में समझ आएगी। एनी हार्म बोला है, हार्म इलीगली कॉज्ड, ठीक है, एनी पर्सन, चलो। माइंड, फिर है बॉडी, फिर है प्रॉपर्टी। अब देखो मैंने डेफिनेशन को तुम्हारे लिए थोड़ा सा तोड़ दिया, ठीक है। अब इसको समझ के देखो क्या लिखा है, हार्म होना चाहिए, हार्म का मतलब क्या होता है, नुकसान, नुकसान होना चाहिए, ठीक है, नुकसान होना चाहिए, और वो नुकसान कैसे होना चाहिए, इलीगली कॉज्ड होना चाहिए। इलीगली का मतलब कि वो चीज या तो अपने आप में ऑफेंस है, कि तुमने कोई ऑफेंस करा, चोरी करी, कुछ भी करी, थप्पड़ मारा, उससे सामने वाले को नुकसान हुआ, आपने कोई ऑफेंस करा है, तो इसको वैसे समझे, फिर हमने ऑफेंस की डेफिनेशन समझा है, मतलब उस चीज की लॉ में पनिशमेंट है। आपने या तो ऑफेंस करा है, या कोई सिविल एक्शन का ग्राउंड दिया है, या कोई चीज प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, आपने वो कमिट करी है, लॉ ने जिस काम को मना करता आपने वो करा है, तो इनमें से कोई एक तरीका होगा जिसकी वजह से सामने वाले को नुकसान हुआ है, ठीक है, उस चीज को हम कहते हैं इलीगल, ठीक है। कॉज, कॉज का मतलब एक्ट, या तो आपने एक्ट करा होगा या ओमिशंस करे होंगे, कुछ करा है या नहीं करा, उसकी वजह से बन गया ऑफेंस, और उसकी वजह से सामने वाले को हो गया नुकसान, या तो एक्ट या तो कोई ओमिशन, ठीक है। अब जो आपने करा, नुकसान कहां हुआ, मेन चीज है नुकसान, कौन कौन से नुकसान आईपीसी में कवर है। सिर्फ जरूरी नहीं है कि तुमने कोई काम करा, सामने वाले को फिजिकल इंजरी हो गई,
तो जब ही तुम्हारा आईपीसी में केस बनेगा। नहीं, अगर नुकसान दिमाग को भी हुआ है, मेंटल इंजरी हुई है, क्रुएलिटी जो होती है दिमाग में होती है, तो माना जाएगा कि आपने इंजरी करी है। माइंड पे भी असर पड़ा है किसी के, बॉडी का तुम्हें पता ही है, तुमने एक किसी को थप्पड़ मारा, उसके 2 दांत गिर गए, तो बॉडी पे फर्क पड़ा। एक है रेपुटेशन, वो कहते हैं ना, इसको कहते हैं डिफेमेशन के, तो केस हो ही गए। मैं कह रहा था ना कि तुमने कुछ अखबार में छपाया, एक्ट करा, ठीक है, आईपीसी में डिफेमेशन ऑफेंस है, उससे सामने वाले को नुकसान हुआ। नुकसान कौन सा? रेपुटेशन का। तो ये है इंजरी। ऐसे पढ़ते हैं। आपने एक्ट करा या कुछ ओमिशन करा, वो कहीं ना कुछ होगा, मतलब इलीगल काम है, उससे नुकसान हुआ। नुकसान कौन सा? या तो माइंड को, बॉडी को, रेपुटेशन को, नहीं तो प्रॉपर्टी को। पैसा, प्रॉपर्टी। तो पैसे का नुकसान हो गया तुम्हें। जैसे एक्सटॉर्शन में हमने पढ़ा था, उसमें क्या वर्ड आया था? आपने फोन करके सामने वाले को इंजरी का डर दिखाया और उससे कोई चीज डिलीवरी करवा ली, तो वो एक्सटॉर्शन है। जैसे आपने किसी घर में फोन करा, मंत्री के भाई तेरी कुछ वीडियोस मेरे पास हैं, अगर तू मुझे कल तक इतने पैसे ट्रांसफर नहीं करेगा तो ये अखबार में पब्लिश हो जाएगी। उससे डर के मारे तुम्हें पैसे दे दिए, तो ये कौन सी इंजरी है? उसकी रेपुटेशन प्लस उसकी प्रॉपर्टी को भी नुकसान हुआ कि उसने आपको पैसे दिए। अब ठीक है, तो ये होता है इंजरी। जरूरी नहीं है फिजिकल इंजरी हो, मेंटल इंजरी, प्रॉपर्टी को इंजरी और रेपुटेशन की इंजरी भी आईपीसी में कवर्ड है। मतलब आपके काम से सामने वाले को कोई नुकसान होना चाहिए, इसी को कहते हैं इंजरी। ठीक है, तो आपको ऐसे कोर्ट में प्रूव करना होता है कि इंजरी हुई है। जज कहे कैसे इंजरी हुई है, तो आप पहले एक्ट या ओमिशन प्रूव करो, किसने कुछ करा या नहीं करा, उसके करने या ना करने से क्या बना है, ऑफेंस बना है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ बना है, सिविल एक्शन ग्राउंड बना है। फिर कौन सा नुकसान हुआ है? सर प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है, रेपुटेशन को नुकसान हुआ है, ये होती है इंजरी। जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूं, ठीक है, चलो इसी का लेते हैं। ठीक है, हाँ, अब मान लो दिवांग जो है, इसकी शादी हो गई, ये घर गया। अब इसकी वो जो वाइफ है, वो घर के बाहर बैठी है। उसने इसको बोला, और उसके पास में रखी है, साउथ इंडियन फिल्म देखी है तो उसके बगल में रखा है कैरोसिन ऑयल। ठीक है, उसने इसको बोला कि भाई तू मुझे अगर अभी के अभी, ठीक है, 1 लाख रुपए नहीं देगा तो मैं कैरोसिन का ऑयल अपने ऊपर छिड़क लूंगी और सुसाइड का केस बना के तेरा नाम लेके चली जाऊंगी। ठीक है, तो इसको डर दिखाया, इसने कहा नहीं नहीं माता मैं करता हूं। इसने कहीं से पैसे जुगाड़ करके फोन से ट्रांसफर करे, उसको 1 लाख रुपए दे दिए। उसने कहा ठीक है फिर मैं भी नहीं मरती, मरना कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये गया पुलिस में एफआईआर कटवाने के लिए। तो एक्सटॉर्शन के सारे एसेंशियल देखोगे मिल रहे हैं। डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी हुआ, ठीक है, डिसऑनेस्टली इंड्यूस भी करा गया इसको। फिर एक और एलिमेंट है इंजरी, नुकसान, लॉस दिखाया गया इसको। ठीक है, एक्ट और ओमिशन कि मतलब, और उसकी वाइफ जो थी इसको इंजरी नहीं कर रही थी, साथ में वो अपने आप को भी कर रही थी, क्योंकि वो पेट्रोल जो था अपने ऊपर छिड़कने वाली थी, इलीगल है। अब देखो बात यहां पे बनी, सुसाइड करने की सोच रही थी, ठीक है, अटेम्प्ट टू सुसाइड। अब अटेम्प्ट टू सुसाइड जो है आईपीसी में पनिशेबल नहीं है, 309 में दे रखा है, लेकिन मेंटल हेल्थ एक्ट जब से आया है उसने कहा कि इन चीजों को, इनको पनिश नहीं करा जाएगा, इनसे सिंपथाइज करा जाएगा। तो ऑफेंस तो नहीं है अटेम्प्ट टू सुसाइड, लेकिन प्रोहिबिटेड बाय लॉ तो है, लॉ मना करता है सुसाइड करने से। ठीक है, तो इलीगल काम कर रही थी और उससे नुकसान हो रहा था। वाइफ की तो बॉडी पे नुकसान होना था कि वो जला देती अपने आप को, और इसके तो प्रॉपर्टी पे भी नुकसान हुआ है, मनी का। तो ये इंजरी है, इसलिए एक्सटॉर्शन का केस ये फाइल करवा पाएगा वाइफ के अगेंस्ट। तो ऐसे चीजें प्रूव होती हैं कोर्ट के अंदर। हम्म, वही तो है, उसमें लिखा ना हर्ट करने का तरीका क्या है, कि आपने इंजरी करी है सामने वाले को। हर्ट और ग्रीवियस हर्ट में मोस्टली फर्क होता है कि तूने थप्पड़ मारा, सामने वाला गाल लाल हो गया, वो इंजरी है। इंजरी या उसको स्पेसिफिक नाम दे लोगों ने हर्ट, लेकिन तूने थप्पड़ मारा,
और उसके 2-3 दांत भी टूट गए, तो बन गया ग्रीवियस हर्ट। इंजरी है, उसके नाम अलग है, ग्रेविटी अलग है, तो वो बॉडली इंजरी का टाइप है। ठीक है, तो एक तरीके का नुकसान है, नुकसान है ये। ठीक है, इसको लिखना इंजरी को। द वर्ड इंजरी मीन्स एनी हार्म, द वर्ड इंजरी मीन्स एनी हार्म, द वर्ड इंजरी मीन्स एनी हार्म whatever, the word injury means any harm whatever illegally caused to any person, any harm whatever illegally caused to any person in mind, body, reputation, any harm illegally caused to any person in mind, body, reputation or property, full stop. We can see that, we can see that it is not necessary, we can see that it is not necessary, injury must be physical, injury must be physical or visible, full stop. It should be someone, it should be something, नहीं ऐसे करो, it should be some illegal harm, it should be some illegal harm caused by some human being, some illegal harm caused by some human being with, caused by some human being with bad intention, some illegal harm caused by some human being with bad intention। फिर नेक्स्ट है पनिशमेंट। मतलब भाई देखो, तुम्हें सजा, तुम एफआईआर कटवा रहे हो किसी के अगेंस्ट में, लेकिन जिस चीज के लिए एफआईआर कटवा रहे हो उसकी पनिशमेंट तो लॉ में होनी चाहिए। जैसे अबडक्शन पर से पनिशेबल नहीं है, वो तो अगर आप किसी चीज के लिए अबडक्शन करोगे, किसी पर्पस के लिए कि अच्छा किडनैपिंग करनी है, रैंसम लेनी है, मर्डर करना है, तो आपका अबडक्शन पनिशेबल है। तो जो आपने काम करा है, जिसकी आप एफआईआर कटवाना चाहते हैं, वो चीज पनिशेबल होनी चाहिए, मतलब लॉ में उसकी पनिशमेंट होनी चाहिए। अगर पनिशमेंट ही नहीं है तो भैया वो ऑफेंस थोड़ी बना ना, फिर वो क्राइम है, तुम्हारा क्राइम तो है लेकिन ऑफेंस नहीं बना, तो आईपीसी में उसकी पनिशमेंट नहीं मिल पाएगी आपको। तो पनिशेबल होना जरूरी है, अगर आईपीसी के अंदर आपको चीज को क्राइम बनाना है तो उसकी पनिशमेंट होनी बहुत जरूरी है। इसको आपके ऑस्टिन ने कहा, वो थी ना कमांड बैक्ड बाय सैंक्शन करके, जो उसकी डेफिनेशन ऑस्टिन की, सोवरन कमांड है जो सैंक्शन होना चाहिए। तो सैंक्शन है एक तरीके का, गवर्नमेंट के पास पावर है कि आपके इन कंडक्ट को रोक सकती है, तो सैंक्शनिंग पावर भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी चीज के आगे पनिशमेंट मत लगाओ, ठीक है, चोरी करना आपने बोला कि चोरी मत करो, कोई मानेगा, लेकिन अगर आप पनिशमेंट जोड़ दोगे तो लोग रुकेंगे। तो सैंक्शंस लगाने जरूरी हैं, और पनिशमेंट लगाने से ही उस वर्ड का अपना मतलब बनता है, जब भी वो ऑफेंस का डेटरेंस इफेक्ट आता है। जब भी निर्भया केस के बाद क्या मांग थी कि इसमें रेप केसेस में आप डेथ पेनल्टी तक ले जाओ, क्यों? क्योंकि डेटरेंस इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, वरना तो कोई नहीं रुकने वाला। ये तो बहुत थोड़े बहुत आपने ऑफेंस बना रखे हैं, तो मैटर फिर भी कम रिपोर्टेड है, आप कल ही उन पर ऑफेंस हटा दो, इनकी संख्या डबल हो जाएगी, डर किसी को होगा ही नहीं। तो क्राइम का इफेक्ट होने के लिए जरूरी है कि उसकी ऑफेंस होनी चाहिए, पनिशेबिलिटी होनी चाहिए। तो आईपीसी में आपको सजा जब भी मिलेगी जब उस चीज की पनिशमेंट है, सजा ही नहीं तो जज केस करके चला करेगा क्या, सजा तो मैं दे नहीं सकता, सीधी सी बात है। तो पनिशमेंट होनी चाहिए, इसको लिखना, विदाउट पनिशमेंट, विदाउट पनिशमेंट देयर इज नो क्राइम। हाँ, पनिशमेंट हेडिंग है, पनिशमेंट, without punishment there is no crime, full stop। if there is a crime there must be a punishment,
Without punishment there is no crime. Full stop. If there is a crime, there must be a punishment. Full stop. Provisions to prevent crime. Provisions to prevent crime are meaningless. Provisions to prevent crime are meaningless without the provisions of punishment. Provisions to prevent crime are meaningless without the provisions to prevent crime are meaningless without the provisions of punishment. Full stop. According to Austin, sanction is a basic right of sovereign. Sanction is basic right of sovereign. Full stop. To maintain peace and is a basic right of sovereign. Full stop. To maintain peace and law and order in the society. Punishment is necessary element of a crime. Punishment is necessary element of crime. नहीं इसके साथ ही है. To maintain peace and order in the society, punishment is necessary element. Punishment is necessary element of a crime. ठीक है, एक आंसर तुम्हारा ये हो गया. दूसरा हेडिंग बनाना, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्राइम. डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्राइम. नहीं इसमें से कुछ लिखूंगा. डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्राइम. नहीं, ये अपनी अपनी इंडिविजुअल हेडिंग है सारी, ये सब अपने अलग अलग टॉपिक्स हैं. डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्राइम. फिर है डिफरेंट स्टेजेस में, पहला आपका है इंटेंशन. सबसे पहले आपको सोचोगे क्राइम करने के लिए, फिर आप प्रिपरेशन करोगे, ठीक है. फिर अपॉर्चुनिटी क्यों, फिर आप अटेम्प्ट करोगे क्राइम करने का. आपके अभी तो आपकी तैयारी हो गई, हथियार असला बारूद सब इकट्ठा हो गया, अब तो हमला ही करना बाकी है. वो अलग चीज है, वो तो वहां से अलग चीज बताऊंगा. अपॉर्चुनिटी, अटेम्प्ट, कोशिश करोगे, और अगर कोशिश सफल हो गई तो फिर क्या होगा, क्राइम, जिसको आप कहते हैं एक्टस रिया. अब तुम कहोगे कि यार यहाँ क्राइम तो यहां जाके मना, तो ये अटेम्प्ट क्या हो गया. अटेम्प्ट की किस बात की पनिशमेंट कर दी भाई, क्यों क्राइम तो भी बना ही नहीं, अपराध तो हुआ ही नहीं. जैसे मान लो बस में एक लड़का चढ़ा, वो उसकी था कि मुझे किसी की जेब में हाथ डाल के पर्स निकाल लूंगा, चुरा लूंगा कोई चीज सामान. उसने एक बंदे की जेब में हाथ डाला और जेब खाली निकली, उसने हाथ बाहर निकाल लिया. इतने लोगों ने देख लिया, लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसको पुलिस के पास ले गए. कहेगा भाई साहब चोरी तो बनी नहीं, क्योंकि सामान कहाँ निकला, इसकी जेब तो खाली थी. लेकिन लॉ कहता है अटेम्प्ट टू थेफ्ट का केस बनेगा आपके ऊपर. तो क्राइम तो भी हुआ ही नहीं, क्राइम वाला एक्टस रिया तो हुआ ही नहीं. थेफ्ट का एक्टस रिया क्या है, मूविंग ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ना मूविंग, कुछ भी नहीं हुआ, तो क्राइम तो बनी नहीं. आपने अटेम्प्ट को पनिशमेंट बना दिया. तो मैं पूछ रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है, और इसी से क्वेश्चन आपका इंटरव्यू का निकलता है और प्री का एमसीक्यू का निकलता है.
what are the inchoate offenses in the IPC? Inchoate offenses, वर्ड क्या है? इनकोएट ऑफेंसेस। इनकोएट का मतलब क्या होता है? अधूरा एक्ट, काम पूरा नहीं है, अधूरा है, और आपने उसको ऑफेंस बना दिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जो इनकोएट है, कौन कौन से एक्ट हैं जो इनकोएट है लेकिन आपने उसको ऑफेंस बना रखा है। ठीक है, पूरा नहीं हुआ काम, अधूरे काम को ऑफेंस बना रखा है। तीन जगह अधूरे काम को ऑफेंस बना रखा है, उसकी पनिशमेंट है लॉ में। एक है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जो हम पढ़ेंगे, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, दो लोगों ने प्लानिंग करी कि हमें इसे मारना है, पुलिस को पता चल गया, उठा के जेल में डाल देगी 120 बी का केस बना के। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, करा नहीं है, सोचा है, और व्हाट्सएप पे इन सब पे चैट हुई है, बस पकड़ लिया पहले ही, ले गए। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चार लोग प्लानिंग कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे और तख्ता पलट कर देंगे। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं वेजिंग फॉर की, पकड़ लिया। अभी करा ही नहीं है, अभी तो कुछ असला बारूद भी इकट्ठा नहीं करा, अभी तो बस लेटर एक्सचेंज हो रहे हैं, मेल एक्सचेंज हो रहे हैं, उसी में पकड़ के ले गए। तो इन कोएट ऑफेंस पहला है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, फिर है अबेटमेंट, किसी को भड़काना, आपने भड़काया, वो नहीं गया, लॉ कहता है इसकी सजा है। मैंने दिवांग को भड़काया कि भाई जाके ना इसका मर्डर करा, इसमें दिमाग था, इसने पागल बन रहे हो, ये गया नहीं, लेकिन मैंने भड़काया, उसकी सजा है, पूरी मर्डर की सजा मिलेगी मेरे को। ना कुछ हुआ होता ना, खाए पिए कुछ नहीं और गिलास थोड़ा 12 आना वाला हिसाब, तो वही है कि आपने कुछ करा नहीं और कुछ हुआ नहीं। हेलो। हम्म। हम्म। मेरे व्हाट्सएप पे है, व्हाट्सएप पे है मेरे। नहीं, हार्ड नहीं है, सॉफ्ट कॉपी आई थी, भेज देता हूँ मैं। ठीक, ठीक है। बहुत है, बहुत है, यही पर तो पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तीसरा है आपका अटेम्प्ट, 511। अटेम्प्ट की अपने आप में पनिशमेंट है। तो तीन जगह है कि जो चीज क्राइम नहीं बनी फिर भी उसकी सजा है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट और अटेम्प्ट। इसको अलग से हाईलाइट मार्क कर लेना, जब प्री के क्वेश्चन लगा रहे हो ये दिखेगा वर्ड। ठीक है, अब आ जाओ अपना इसी पे। आपने अटेम्प्ट, इंटेंशन और क्राइम मतलब एक्टस रिया पनिशमेंट कर रखा है। इंटेंशन हमने कर रखा है, इसका आंसर आता है। प्रिपरेशन क्या होती है? चीजें इकट्ठी करनी, कलेक्शन ऑफ मटेरियल। प्रिपरेशन बेसिकली होता है कलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर कमिटिंग द ऑफेंस। ऑफेंस करा नहीं है तो आप अभी सामान इकट्ठा कर रहे हो, तो जनरली प्रिपरेशन अपने आप में ऑफेंस नहीं है, एक्सेप्ट कुछ जगहें हैं आईपीसी में जहां पे प्रिपरेशन ऑफेंस है, जैसे प्रिपरेशन टू कमिट डेकोइटी। ठीक है, फिर आपका आप देख लो काउंटरफीट करेंसी बनाने की प्रिपरेशन करना, मतलब आपने सामान मशीनें इकट्ठी कर ली हैं, ये भी अपने आप में प्रिपरेशन अपने आप में ऑफेंस है। तो कुछ ही जगह ऑफेंस है, बाकी सब जगह नहीं है। तो इसको लिखो, प्रिपरेशन का लिखवाया था। अकॉर्डिंग टू
हुडा, HUDA, according to Huda, preparation consists in Huda, preparation consists in devising or arranging means, consist in devising or arranging means or measures devising or arranging means or measures necessary for the commission of the offense, necessary for the commission of the offense, full stop. Generally preparation is not punishable. Generally preparation is not punishable. Generally preparation is not punishable. अपने आप में प्रिपरेशन कुछ ऑफेंस नहीं है, फुल स्टॉप. बट देयर आर सम एक्सेप्शंस इन आईपीसी वेयर preparation is also an offense. For example, there are some, नहीं मैं क्या लिखवाया था, लाइन क्या बोली? हाँ बट देयर में नहीं, वही लाइन ये नहीं थी, स्टार्टिंग से क्या थी? प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल. तूने यस बोला. जनरली प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल बट there are exception in IPC where preparation is also made punishable. For example, preparation to commit dacoity. And or second example कर देना, arranging material to commit dacoity. हाँ, preparation to commit dacoity. फिर एक और है तुम्हारा collection of material for waging war against the government. फिर नेक्स्ट है arranging material, instruments, machinery for counterfeit currency, for counterfeiting currency and notes. है ना. फिर रह गया अटेम्प्ट अभी छोड़ देना, जब मैं 511 कराऊंगा ना पूरा अटेम्प्ट, पूरा कॉन्सेप्ट वहां समझाऊंगा, तो वहीं उठा के पूरा अटेम्प्ट का यहाँ लगा देना. ठीक है. अब बच गया क्राइम की तो मैं डेफिनेशन बता ही दी है. क्राइम होता क्या है? ठीक है, इसको लिखना है तो लिख लो एक लाइन. इफ अटेम्प्ट इज कंप्लीट it becomes crime. If attempt is complete, it becomes crime. It is also known as actus rea. It is also known as actus rea. ठीक है, 2 हो गए. अब लास्ट टॉपिक है, इसका हेडिंग लिखना
एप्लीकेबिलिटी अंडर आईपीसी, नहीं एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईपीसी, हाँ हाँ नहीं नहीं, ये तो अलग से टॉपिक है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईपीसी, इट मींस हमें क्या जानना है, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ आईपीसी, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ आईपीसी, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, ठीक है। अब इसमें कहा कि आपका आंसर पेपर में ना ऐसा आता है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईपीसी पे नोट लिखो या टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ आईपीसी पे नोट लिखना है, ठीक है, सीधा क्वेश्चन चलता है ये, या सिचुएशन दे देंगे आपको, मतलब आपका आंसर यही है। सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 4, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 4, और प्री का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये आता है इस पे क्वेश्चन, एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईपीसी, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ आईपीसी। ठीक है, 1 से 4, जैसे मानो एक इंडियन सिटीजन है, यूएस में पढ़ने गया, वहां कोई लड़ाई वड़ाई हो गई, वहां किसी का खून कर दिया, इंडिया आ गया भाग के, तो क्या इंडिया में केस चल सकता है उसके अगेंस्ट? नहीं चल सकता, पहला सवाल, इतना तुम लोगों को थोड़ा पता ही होगा, है ना। अब मेरा उसके आगे सवाल है, इंडिया में केस कहाँ चलाओगे? इंडिया में केस किस कोर्ट में कहाँ चलेगा? जहां वो रहता है, रहने वाला आपका दिल्ली का, पकड़ा गया उत्तराखंड में, केस कहाँ चलेगा? उत्तराखंड में चलाओगे या दिल्ली में चलाओगे? तो हमें इसका भी जवाब लेना है, आंसर में तुम्हें लिखना पड़ेगा, थोड़ा एडवांस लेवल पे चला देता है। तो यही तुम्हारा, बस कॉलेज में इतना ही पढ़ाते हैं एप्लीकेबिलिटी, लेकिन जुडिशरी में हम इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं इस पॉइंट को, कि केस कहाँ चलाया जाएगा। हाँ हाँ, यूएस पढ़ने गया था, हो गया ड्रामेबाजी, किसी को मार मुर दिया, फटाफट भाग के इंडिया आ गया, तो इंडिया में केस चल सकता है नहीं चल सकता, पहले सवाल। फिर चलेगा तो कहाँ चलेगा? है, अरे मुझे लगा इतना तुम्हें पता होगा। अरे मैं कह रहा भाग के इंडिया ही आ गया, एक्सट्रेडिशन तो जब कराओगे जब हम यूएस में ही है। इंडियन था, यूएस पढ़ने गया, कांड कर दिया, वापस इंडिया भाग के आ गया, तो क्या इंडिया में केस चलेगा? चले नहीं चलेगा? अरे इतना तो बेसिक था। सेक्शन 1 को हमेशा रेड विथ करते हैं सेक्शन 18 के साथ, सेक्शन 1 हमेशा रेड विथ 18 के साथ, कहते हैं इंडिया की डेफिनेशन आईपीसी में कहा है? सेक्शन 18। ऊपर से हटा दिया? नहीं नहीं, उसका नया वाला ही है, बेयर एक्ट है, ये दिक्कत करी है। सेक्शन 1 पढ़ो, उसमें क्या लिखा है? हाँ, सेक्शन 1 में होल ऑफ इंडिया कर दिया, जेएन के नाम हटा दिया, लेकिन 18 से निकालना भूल गए, 18 से निकालना भूल गए। अधूरा काम करते ना हमारे नेता। तो एप्लीकेबिलिटी का है आईपीसी की सेक्शन 1 के हिसाब से, होल ऑफ द इंडिया। अब इसके लिए मेरे से फ्री की टिप ले लो, प्री में क्या आता क्वेश्चन, जब तुम प्री क्वेश्चन लगा रहे होंगे, सेक्शन 1 नहीं आएगा कभी, उसकी हेडिंग आएगी टाइटल, टाइटल एंड वो क्या लिखा इसमें, एक्सटेंड एंड ऑपरेशन ऑफ द कोड। क्योंकि आप बाकी बेट पढ़ोगे तो वहां पे होता है शॉर्ट टाइटल, कमिटमेंट और एक्सटेंड, वहां पे 3 वर्ड चल रहे होते हैं, 3 वर्ड होते हैं, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमेंसमेंट। यहाँ पे क्या लिखा है?
हाँ, टाइटन एक्सटेंड ऑपरेशन, इसको मार्क करके जाना हमेशा। तो वहां कंफ्यूज हो गए, एक जगह वो तीनों वर्ड देंगे, एक जगह ये दो वर्ड देंगे, और एक जगह एक वर्ड देंगे, कहेंगे बाकी नन ऑफ दी अबव, और बंदा वहीं घूम जाएगा, क्योंकि हमेशा यही पढ़ा होता हमने है। प्री में सेक्शन 1 की हेडिंग पूछेंगे। सेक्शन 1 की हेडिंग क्या है? हेडिंग है इसकी टाइटल एंड एक्सटेंड ऑफ द कोड। जब भी मैं बोलता हूं कि आपको बेरेक्ट में जो पढ़ना है, हर बेरेक्ट के सेक्शन की हेडिंग पढ़नी है। ये सबसे ज्यादा आएगी, जितने एमसीक्यू ला के देख लो। इस पॉइंट पे क्वेश्चन सिर्फ दो जगह बनता है। अब इंडिया वाला बनने लगा है कि आईपीसी कहां पे एप्लीकेबल है, तो आपको बताना होल ऑफ इंडिया। लेकिन उससे पहले का क्वेश्चन तो हमेशा यही था, हमेशा पहले पहले सेक्शन से, टाइटल एंड एक्सटेंड ऑफ द ऑपरेशन। कमेंसमेंट ऐसा कोई वर्ड नहीं लिखा, तो इसको आगे मार्क कर लेना। बेरेक्ट में इंपॉर्टेंट यही पढ़ना है सबसे पहले, तो बेरेक्ट जो स्टार्टिंग करनी है। प्लस जो कल मैंने बताया था, आईपीसी की एनफोर्समेंट डेट क्या है? 1/1/1960 1862। तो ये चीज, तो पहली एप्लीकेबिलिटी का पहला सवाल आपका पेपर हमेशा होगा सेक्शन 1। सेक्शन 1 हैज टू बी रेड विद, लिख लो, पहला पॉइंट लिख लो, सेक्शन 1 हैज टू बी, सेक्शन 1 हैज टू बी, सेक्शन 1 हैज टू बी read with, section 1 has to be read with, section 1 has to be read with section 18 of IPC. Section 1 has to be read with section 18 of the IPC. It means IPC will apply to whole of India. IPC will apply to whole of India. Full stop. Earlier IPC was not made, earlier IPC was not made applicable in Jammu and Kashmir. Earlier IPC was not made applicable in J&K, but through amendment in 31/10/2019, but through amendment in 31/10/2019, IPC is 2019 IPC is made applicable in, IPC is made applicable in IPC is made applicable to whole of India including J&K. IPC is made applicable to whole of India including J&K. IPC is made applicable to whole of India including J&K. नेक्स्ट देखना सेक्शन 2, सेक्शन 2 आईपीसी। अच्छा, मैंने कल सवाल तुमसे पूछा था, ये मान लो एलओसी है, ये पाकिस्तान साइड है, ये इंडिया है। पाकिस्तान की साइड में एक बंदा खड़ा है, यहाँ इंडियन साइड में एक बंदा खड़ा है, इसने फायरिंग करी और ये मर गया, तो इस बंदे का केस इंडिया में चलाया जा सकता है? अरे मैं कह रहा एलओसी की लाइन है भाई, एलओसी की साइड ये खड़ा है, पाकिस्तान साइड में साइड ये खड़ा है। अरे एलओसी इंडिया के अंदर थोड़ी होती है, होता है एक बीच की दीवार खींच दी है, इसके इधर का एरिया उस साइड का, उधर का इधर हमारा एरिया है। अरे वो ऐसे मत जा जम्मू का नॉर्मल कि, हाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है, बॉर्डर के उस पार पाकिस्तानी खड़ा है, इस पार हिंदुस्तानी खड़ा है, पाकिस्तानी ने गोली चलाई और हिंदुस्तानी को मार दिया, तो क्या उस पाकिस्तानी का केस हिंदुस्तान में हो सकता है? एफआईआर कटवा सकते हो उसके नाम की मर्डर की?
तो इंटरनेशनल लॉ तो जब इन्वोक करोगे तुम लोग, जब पहले इंडिया में एफआईआर होगी, इंडिया में एफआईआर तो इंटरनेशनल लॉ इन्वोक करोगे, कोई सबूत अपने यहाँ कुछ तो क्राइम बनवाओगे उसको। अब मेरे को एक बात बताओ, चलो तुम मेरे महानुभव तुमसे बात बताओ, ये हिंदुस्तान में 26/11 हुआ, ये आतंकवादी हमले होते हैं, किसका नाम आता है? पाकिस्तान में सबसे ज्यादा किसका नाम आता है? हाफिज सईद। हाफिज सईद का नाम आता है, दाऊद इब्राहिम का नाम आता है, ठीक है, जैश ए मोहम्मद, इन सब के आतंकवादियों का नाम आता है। तो इंडिया में इन सब के खिलाफ एफआईआर कैसे लिख लेते हैं? बैठे तो वहां पे हैं। तो आप एफआईआर कैसे लिख लेते हो भाई, अगर आईपीसी पाकिस्तान में नहीं लग सकता? हाफिज सईद कौन सा हिंदुस्तान में आके प्लानिंग करता है तुम्हारी? वो तो वहीं से बैठे करता है, हैंडलर भेजता है यहाँ पे अपने। मैं कह रहा हूँ कि ये जो काम होता है ना, वो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट एफआईआर बना के घूम रही होती है, देखो पाकिस्तान को कि ये अपराधी हमें दे दो, फाइल का पुलिंदा देती है हर बार कि भैया ये आपके हमारे अपराधी आपके यहाँ है, हमें भिजवा दो। तो आपने जो एफआईआर इंडिया में रजिस्टर करी, कैसे कर पाते हो? ये 2 में लिखा है। नहीं, 2 में ही है, 2 टेरिटोरियल ही है। अब सुनो उसमें क्या लिखा है, 2 पढ़ना जरा, 2 को पढ़ो पहले फिर बताता हूँ। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, ठीक है, फिर क्या लिखा है? एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट, फिर अंडर दिस कोड, हाँ, गिल्टी विद इन इंडिया। आप सुनो, ये जो वर्ड लिखा है विद इन, इसकी लिबरल इंटरप्रिटेशन करनी है, इस वर्ड की लिबरल इंटरप्रिटेशन करनी है, इसको लिबरली पढ़ना है। तो विद इन का मतलब 2 तरीके के ऑफेंस हो गए। विद इन का मतलब कि इसके अंदर वो भी सिचुएशन आती है जिसमें एक्यूज्ड इंडिया में प्रेजेंट है। इसमें वो भी सिचुएशन है जहां पे एक्यूज्ड इंडिया में प्रेजेंट है और इंडिया में रह के ही ऑफेंस कर रहा है। अब वो इंडियन हो या फॉरेनर फर्क नहीं पड़ता, एक्यूज इंडिया में ही है और इंडिया में ही ऑफेंस हुआ है। तो विद इन का मतलब एक तो ये है, एक्यूज प्रेजेंट इन इंडिया एंड कमिट ऑफेंस इन इंडिया। एक्यूज इंडिया में ही प्रेजेंट है और इंडिया में ही ऑफेंस कर रहा है। तो मतलब इंडिया में जितने रोज आपके अपराध होते हैं ना, जिनकी आप एफआईआर जाके लिखवाए आते हो, वो सेक्शन 2 के बेसिस पे होता है। अगर इंडिया में कोई भी ऑफेंस हुआ, किसी ने भी करा, फर्क नहीं पड़ता इंडियन या फॉरनर, तो आपको पनिशमेंट, आपकी एफआईआर कटी जाती है। आईपीसी जो इन्वोक हो जाता है वो हो जाता है सेक्शन 2 के बेसिस पे। अरे बता रहा हूं, मैंने पढ़ा थोड़ी, तो मैंने पहली डायमेंशन बताई है। विद इन का मतलब कि एक्यूज इंडिया में ही है और इंडिया में ही ऑफेंस हुआ है, ये सिचुएशन ही विद इन का मतलब तो ये हो गया आपका जनरली, कि इंडिया में ऑफेंस हुआ है तो इंडिया में तो एफआईआर लिखी जाएगी, ठीक है। और इसका मतलब हम मान के चलते हैं एक्यूज इंडिया में ही है जब तो ऑफेंस करा उसने। लेकिन जो मैंने कहा ना इसको लिबरल इंटरप्रेट करना, उसका मतलब ये था इसके अंदर वो भी सिचुएशन आ जाएगी जहां पे एक्यूज इंडिया में प्रेजेंट नहीं है, एक्यूज इंडिया में नहीं है, ठीक है, वो बैठा अपना पाकिस्तान में, लेकिन उसने कुछ इफेक्ट करा,
उसने कोई एक्ट करा जो इंडिया में ऑफेंस है, उसके काम का इफेक्ट इंडिया में दिख रहा है, मतलब उसने करी कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, अबेटमेंट, जिससे लोग भड़क के इंडिया में आए और इंडिया में आके 26/11 कर गए। तो बेशक एक्यूज बाहर बैठा है, लेकिन उसके एक्ट का इफेक्ट इंडिया में है, तो वो भी विद इन इंडिया माना जाएगा। तो इसीलिए जो मैंने बोला ना, आपका जो एलओसी वाला केस है, इसमें आप लिखवाओगे एफआईआर, एफआईआर इंडिया में ही कटेगी, क्योंकि ये विद इन की कैटेगरी में आएगा, इफेक्ट इंडिया में हुआ है। तो ये वाले जब भी आप ये हाफिज सईद, ये 26 दुनिया जाके होते हैं ना, फटाफट एफआईआर काटो, जब भी तो एफआईआर कटती है, चार्जशीट कटवाते हो इनके खिलाफ, क्योंकि आईपीसी की टेरिटोरियल जुडिक्शन कैसे बना रहे हो, सेक्शन 2 हेल्प करता है आपको, इसलिए आईपीसी वहां भी लग जाता है। और ये इलस्ट्रेशन आपकी पेपर में आती है प्री में, कि एक बंदा वहां खड़ा है, उसने गोली मार दी, मारा इंडिया में बंदा, तो इंडिया में केस चलाओगे नहीं चलाओगे, सेक्शन 2 के बेस पे चल सकता है, 1 2 3 सारा ऑप्शन आता है, टिक करना होता है कहाँ चलेगा, सेक्शन 2 के अंदर विद इन कैटेगरी में आता है, और आईपीसी इन केसेस पे लगता है, हैं? जो सेक्शन उसने ऑफेंस करा, बेजिंग पर थोड़ी लगाते हैं, सकता तो थोड़ी पलटनी है इनको, मर्डर, टेररिज्म, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, दुनिया जाके जितने ऑफेंस बनते सब लगाए थे, चोरी वोरी जो बनना होता है, जो बन गया होता है, ठीक है, हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग, सब कुछ जो जो उनको डिफेंड नहीं, वकील तो मिलता है भाई, नहीं ऐसा नहीं होता। कसाब वाले केस में ना, सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहलवाया था कि सिंस ये आपका सिटीजन है, तो पहली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको आप वकील ला के दो। इंडिया के एम्बेसडर्स ने बोला था कि कसाब का वकील, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसका केस हमारे यहाँ चल रहा है, हम फेयर ट्रायल चाहते हैं, तो एक्यूज आपके कंट्री का सिटीजन है, तो आप उसको वकील दीजिए। अब ये अगर मान लें हमारा सिटीजन है, तो इनकी बड़ी बेइज्जती हो जाए, तो इन्होंने माना ही नहीं, सिटीजन माना नहीं, तो वकील इसका आया नहीं, तो कसाब को फिर इंडियन गवर्नमेंट ने अपना वकील दिया था। तो जनरली वकील उसी देश का होता है, पहली प्रेफरेंस हमारी यही होती है, उसी देश का वकील आए। अगर एम्बेसी नहीं प्रोवाइड करी, तो फिर हम अपना वकील देते हैं। जब भी तो मैं कह रहा हूँ, नई वैकेंसी आने लगी, पीपी की वैकेंसी आती थी, अब आजकल ट्रायल प्रोजेक्ट दिल्ली में चल रहा है, अब वैकेंसी आ रही है डिफेंस काउंसिल की, अभी इसका पहला प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग चल रही है बच्चों की, जो जिनको अपॉइंट करा है। अगर ये सक्सेसफुल हो गया, तो पूरे इंडिया में इसको एप्लीकेबल कर देंगे, कि एक्यूज को भी वकील सरकार देगी अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता क्रिमिनल केसेस में। डिफेंस काउंसिल की पोस्ट का इसमें 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, तो हो सकती है। जब तो हाफिज सईद का नाम घसीट लेते हैं, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी करी, जो देखो दो चीज है, जो उसने करा उसका इफेक्ट इंडिया में हुआ, प्लस वो चीज इंडिया में पनिशेबल है, इंडिया में कॉन्स्पिरेसी पनिशमेंट है, और अबेटमेंट भी पनिशेबल है, तो जब भी उसका केस बन गया। प्लस मर्डर, पाकिस्तान से गोली चली, यहां बंदा मर गया, तो मर्डर इंडिया में पनिशेबल है, तो ये विद इन की कैटेगरी में आके आप 2 के अंदर इसको ऑफेंस बना सकते हो। तो ऑफेंस को लिबरली पढ़ना है, और सेक्शन 2 के अंदर जो केसेस आते हैं, उनके ऊपर आईपीसी लगता है। समझ आ गया विद इन की पूरा कहानी, इंडिया में ऑफेंस होगा जब भी लगेगा, प्लस इसका मतलब ये एक्यूज इंडिया में प्रेजेंट है, जब तो लगना ही लगना है। अगर एक्यूज बाहर भी बैठा है, लेकिन उसने प्लानिंग और इंडिया के लिए करी है, और इंडिया में उसका इफेक्ट हुआ है, तो फिर भी उस पर केस लग जाएगा। हाँ है, ऐसे घूम, गोली लगी तो घूमते घूमते पाकिस्तान बॉर्डर पार कर गया, तो जब भी लगेगा, क्योंकि इफेक्ट तो इंडिया में हुआ ना, इफेक्ट तो इंडिया में हुआ। कौन पूछ रहा है? हम्म, क्या लिखा है? सर अगर एप्लीकेशन तो पर ऑफेंस इंडिया में एप्लीकेबल नहीं हो, तो फिर तो आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होता। अगर इंडिया में वो ऑफेंस नहीं है चीज,
अक्यूज इंडियन है लेकिन इंडिया में ऑफेंस नहीं है, मतलब वो तो उसने फॉरेन में जाके करा है ना। फॉरेन ऑफेंस में वो कह रही थी फॉरेन है फिर फॉरेन में चलेगा ना, इंडिया के चलेगा। वो तो यहाँ पे अगर अक्यूज घूमता फिरता आ गया तो वहां की गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर देगी तो हम उसको एक्स्ट्राडाइट कर देंगे। अगर इंडिया में वो ऑफेंस नहीं है तो दिक्कत फंस जाएगी। ये मैं कराता हूँ अभी, रुक जाइए, ये इसी सिचुएशन बताऊंगा। तो ये समझ आया, विद इन का मतलब दो। अगर एक्यूज इंडिया में प्रेजेंट है जब भी चलेगा, अब वो कोई भी हो, इंडियन हो या फॉरनर, विद इन की कैटेगरी में आ गया। अगर एक्यूज इंडिया से बाहर है, कुछ ऐसा करा जो इंडिया में ऑफेंस है, तो उसकी पनिशमेंट है। कॉन्स्पिरेसी इंडिया में ऑफेंस है तो इंडिया में पनिशमेंट उसको मिल सकती है, एफआईआर दर्ज करवा लोगे उसके नाम की। ठीक है। सर्जिकल स्ट्राइक की कहां सी एफआईआर करवानी? अच्छा हाँ, एफआईआर तो होती है, एफआईआर तो होती है वो, लेकिन लिखवा लो, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो मानते कहाँ है। लेकिन ये 26 11 ये सब जो होते हैं ना, आपको टेररिस्ट अटैक की सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जब भी गवर्नमेंट हमारी इसमें एफआईआर कटवा पाती है सेक्शन 2 के बेसिस पे, और इसी चक्कर में आईपीसी वहां लग पाता है। वरना एक बात बता, हाफिज सईद ये नहीं बोलेगा भाई 26 11 तो इन लड़कों ने आके करा ना, मैं तो अपने घर बैठा था, तुमने मेरे खिलाफ क्यों एफआईआर कर दी? करा तो इन लड़कों ने है, इनको कसाब को लटकाओ जो मर्जी करो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? हमने क्यों पकड़ा? जो मेन हैंडलर हुए थे। अब उनको कैसे आईपीसी लगाए सेक्शन 2, कि तूने वहां बैठे कुछ ऐसा काम कर, इसका इफेक्ट इंडिया में है, तो तेरे पे आईपीसी है, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हमारे यहाँ पनिशेबल है, तेरे को पकड़ लिया हमने। मतलब, लेकिन एम्बेसी के दायरे में ना कर रहा हूं। एम्बेसीज जो होती है ना, वो उस कंट्री की एक तरीके की लैंड मानी जाती है, एम्बेसी में नहीं होना चाहिए। मान ले इंडिया में आके एक अमेरिकन ने दूसरे अमेरिकन का खून कर दिया, तो आईपीसी लग सकता है सेक्शन 2 के बेसिस पे, विद इन इंडिया, ऑफेंस इज कमिटेड विद इन इंडिया। जो एम्बेसीज होती है ना आपके जो जो एम्बेसीज ऑफिस होते हैं बेसिकली, कंट्री, जैसे इंडिया का एम्बेसी ऑफिस यूके में है, तो जितने जगह उसको एम्बेसी ऑफिस को मिली हुई है ना, वो इंडिया की टेरिटरी मान जाती है, उसमें इंडिया के लॉज ही लगते हैं। तो वो चीज है। हाँ हाँ, फिर तो अमेरिका लॉ से ही होगा, क्योंकि एम्बेसी का दायरा मतलब अमेरिका ही माना गया, कि ऑफेंस अमेरिका में हुआ, इंडिया में नहीं हुआ। लिख लो, सेक्शन 2 डील्स विद द सिचुएशन, सेक्शन 2 डील्स विद सिचुएशन। ये इतने सारे महानुभव है ना, क्लास व्लास लेते नहीं है, इनको पता नहीं बाद में समझ कैसे आएगा, उनको समझाएगा कौन। सेक्शन 2 डील्स विद सिचुएशन wherein offense was committed offense was committed within the territory of India, wherein offense was committed within the territory of India, or even those situation also, even those situation also in wherein offender was situated, wherein offender was situated outside India, offender was situated outside India, but he committed offense, but he committed offense like conspiracy or abatement, but he committed offense, but he committed offense like conspiracy or abatement, which was incidental, which was incidental, which was incidental directly, which was incidental directly upon the territory of India. Full stop. In such cases also, in such cases also, offense will be, in such cases also offense will be said, offense will be said to have been
In such cases also offense will be said to have been, in such cases also offense will be said to have been committed, 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 offense will be said to have been committed in India, said to have been committed in India, full stop. नेक्स्ट चैनल लिखना, द वर्ड विद इन इंडिया, द वर्ड विद इन इंडिया इन्वर्टेड कॉमा में, द वर्ड विद इन इंडिया हैज टू बी गिवन, द वर्ड विद इन इंडिया हैज टू बी गिवन लिबरल इंटरप्रिटेशन, फुल स्टॉप. It will include not only the person, it will include not only the person who committed offense, not only the person who committed the offense, who committed offense by being present in India, who committed offense by being present in India, rather also the person who though present outside India, committed violation of IPC, committed violation of the IPC, which was directly incidental upon the territory of India, full stop. नेक्स्ट लाइन में सेक्शन 2 क्लियरली डिक्लेयर्स, ये मेंस का क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट मेंस का ही. सेक्शन 2 क्लियरली डिक्लेयर्स, ये पूरा ही कॉन्सेप्ट मेंस के लिए आपको सब बताना पड़ता है इसमें, 1 से लेकर 4 तो सारे सेक्शन. सेक्शन 2 क्लियरली डिक्लेयर्स दैट इफ ऑफेंस वाज कमिटेड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, if offense was committed within the territory of India, accused will be liable to be punished under IPC. If offense was committed within the territory of India, accused will be liable to be punished under the, as per section 4, नहीं, accused will be liable to be punished under IPC. ठीक है, कोई क्वेश्चन इसका अपना क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ आईपीसी. लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर. सिचुएशन जैसे एग्जांपल दिया, इलस्ट्रेशन दे दी, एक्सप्लेन करो कि क्या रिजल्ट है, आल्सो एक्सप्लेन दी टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ आईपीसी. तो आपको करते हुए पूरा आंसर कंक्लूजन करना है सब. ठीक है, अब सेक्शन 3 और सेक्शन 4 साथ पढ़े जाते हैं. सेक्शन 4 क्या कहता है? 3 सिचुएशन की बात करता है. पहली क्या है? इंडियन सिटीजन कमिटिंग
इंडियन सिटीजन कमिटिंग ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, इंडियन सिटीजन कमिटिंग ऑफेंस आउटसाइड इंडिया। इंडियन सिटीजन ने बाहर जाके कोई ऑफेंस करा है, मतलब लड़का यूएस पढ़ने गया, वहां जाके मर्डर करके आ गया, तो उसका केस इंडिया में भी एफआईआर दर्ज हो सकती है उसके खिलाफ। इंडियन सिटीजन अगर बाहर ऑफेंस करा है तो इंडिया के अंदर एफआईआर दर्ज होकर केस आईपीसी का चल सकता है। ठीक है। दूसरा, सिटीजन वो कहीं का भी हो, इंडियन हो या फॉरेनर हो, इंडियन हो या फॉरेनर हो, ठीक है, आप इंडियन हो या फॉरेनर हो, ठीक है, इसमें आपने जो ऑफेंस करा है, इंडियन या फॉरेनर, जो ऑफेंस करा है वो किसी एयरक्राफ्ट में करा है या कोई शिफ्ट हो जो रजिस्टर्ड इंडिया में है, रजिस्ट्रेशन जो है एयरक्राफ्ट की और शिप की इंडिया में है। मतलब जो मैंने कल बोला था, तुम जा रहे हो ये सिंगापुर एयरलाइंस में, ठीक है, सिंगापुर एयरलाइंस है और आपकी चल रही है चाइना के ऊपर से, आपने मर्डर कर दिया एयरलाइन के अंदर ही, तो केस कहां चलेगा आपका, सिंगापुर में या चाइना में? फिर एक फॉरेनर है, एयर इंडिया की फ्लाइट पे है, यूएस, ठीक है, जर्मनी के ऊपर से निकल रही है फ्लाइट, कोई बहस हो गई, फ्लाइट पे ही मर्डर कर दिया, तो इस फॉरेनर का केस कहां चलेगा, यूएस में, जर्मनी में या इंडिया में? हाँ, एयर इंडिया। तो एयरक्राफ्ट और शिप इंडियन होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी बैठा है, उसने ऑफेंस करा तो उसको आप माना जाएगा, चलता हुआ इनको मानता है कि इंडिया की टेरिटरी है, एयर इंडिया कुछ नहीं है, कहीं भी घूम रहा वर्ल्ड में, वो इंडिया की टेरिटरी है, तो माना जाएगा आपने ऑफेंस इंडिया में ही करा। तीसरी सिचुएशन, एक्यूज्ड इंडिया से बाहर बैठा है, एक्यूज्ड आउटसाइड इंडिया है, लेकिन इंडिया में कोई कंप्यूटर रिसोर्स है, कंप्यूटर से उसने ऐसा कुछ काम करा, ऐसा वायरस बनाया बाहर से बैठे बैठे कि इंडिया में जितने कंप्यूटर तो खराब होने शुरू हो गए, तो माना जाएगा कि ऑफेंस इंडिया में हुआ, कंप्यूटर्स को लेके स्पेसिफिकली है, तो आपने कुछ ऐसा काम करा जिससे इंडिया के कंप्यूटर रिसोर्सेज पे फर्क पड़ रहा है और आप बाहर बैठे हो, तो माना जाएगा ये ऑफेंस इंडिया में ही हुआ है। अब जो मेन सवाल समझो, बड़ा आसान है, इसमें कुछ है नहीं, इंडियन सिटीजन ने विदेश में जाके ऑफेंस कर दिया, दूसरी चीज कि एयरक्राफ्ट या शिप इंडियन है, उसके अंदर ऑफेंस हो गया, माना जाएगा इंडिया में ऑफेंस हुआ, बंदा बाहर बैठा है, इंडिया के कंप्यूटर रिसोर्सेज पे हमला करा है, पाकिस्तान वाले बहुत करते हैं, ये जो है ना तुम्हारा जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उनके जो है हैक करने लगे रहते हैं, साइबर क्राइम जिसको आप कहते हो, ठीक है, ये डाटा हैक कर लो, कुछ कर लो, तो ये हो गया। अब दो सवाल मेरे, जो हमें सवाल का जवाब ढूंढना है, इन दो के हिसाब से सोचना बस। भाई टेक्निकली अगर तुम देखोगे, इस बंदे ने तो यूएस में ऑफेंस करा है, इंडियन सिटीजन ने यूएस में जाके मर्डर करा है, तो यूएस की गवर्नमेंट केस चलाए ना, तुम आईपी इंडिया में भाग के आ गए तो इंडियन गवर्नमेंट की केस चला रही है, तुम्हारे देश में हमने गंद मचाया है, नहीं मचाया, यूएस में करा है, मर्डर तो यूएस में करा है, इंडिया में गंद थोड़ी मचाया गया है, तो अब इंडियन गवर्नमेंट को क्या चल रहा है कि हमारे खिलाफ एफआईआर कटवा के केस करवाएगी, हाँ, भाग के इंडियन आ गया, तो यूएस तो कार्रवाई करे समझ आता है, इंडियन क्यों करेगा? बेसिकली देखा जाए तो ये मामला फॉरेन गवर्नमेंट का है, आईपीसी की भाई
तुम्हारा लॉ तो तुम्हारे देश में ही चलेगा, तुम्हारा देश तो तुम्हारे लॉ में, तुम्हारी कंट्री में चलेगा। तुम यूएस में जाके कैसे लगा सकते हो? मैंने अगर तुम्हारे देश में कोई कंडक्ट करा है तो मुझे पकड़ो, मैंने यूएस में जाके मर्डर करा, यूएस गवर्नमेंट मुझे पकड़ेगी ना, तुम क्यों पकड़ रहे हो? और तुम मेरे खिलाफ एफआईआर क्यों कर रहे हो? तुम कह रहे हो आईपीसी लगेगा, मेरे खिलाफ इंडिया में एफआईआर दर्ज होती है मर्डर की, तो भाई क्यों लगा रहे हो? कैसे? फिर दूसरा, इंडियन नहीं, ठीक है, मान लो चलो फॉरेन पकड़ लो, फॉरेनर है, एयरक्राफ्ट है इंडियन, जर्मनी के ऊपर से फ्लाई कर रहा है, मर्डर हो गया प्लेन में, आप कह रहे हो इस बंदे को आप इंडिया में बुला के केस करवा सकते हो इसके खिलाफ, क्योंकि आपका एयरक्राफ्ट इंडियन था। वैसे बकायदा देखे तो इंडिया के टेरिटरी से तो बाहर उड़ रहे हैं, वो तो जर्मनी में उड़ रहे हैं, तो आपने आईपीसी कैसे लगवा दिया वहां पे? मेन सवाल इंटरव्यूअर का आपसे यही होगा। सेक्शन 4 में सारे ऑफेंस इंडिया से बाहर हो रहे हैं, ऑफेंस भी इंडिया के बाहर हो रहे हैं, तो भैया तुमने कैसे आईपीसी वहां ठोक दिया? एक्यूज तो इंडिया में है ही नहीं कहीं, ना एक्यूज है ना ऑफेंस इंडिया में है, फिर भी आप कह रहे हो आईपीसी लगेगा। तो मेन सवाल आपका ये होता है, इसका जवाब ये है कि यस, ये सही है कि ऑफेंसेस इंडिया के बाहर हो रहे हैं, और टेक्निकली आईपीसी हिंदुस्तान के नक्शे के बाहर नहीं लगता। भाई हिंदुस्तान के लॉ हिंदुस्तान में लगाओगे ना, पाकिस्तान जाके इंप्लीमेंट करने शुरू कर दोगे? अब तुम्हारा घर है, ठीक है, अपने घर में जो कंस्ट्रक्शन वो करोगे ना, पड़ोसी कंट्रोल कर लोगे? वो नहीं कर सकते, तो सेम चीज है। तो ये आंसर सही है कि कायदे से तो फॉरेन लॉ ही लगना चाहिए था, इंडिया का लगना नहीं चाहिए था। लेकिन लग कैसे जाता है? सेक्शन 3, सेक्शन 3 जो है लीगल फ्रिक्शन क्रिएट करता है, लीगल फ्रिक्शन क्रिएट करता है, जो कहता है, लीगल फ्रिक्शन क्रिएट करता है जो कहता है सेक्शन 4 का मैटर सेक्शन 3 की हेल्प से जो लीगल फ्रिक्शन क्रिएट करता है, मतलब डीम्ड, मतलब माना जाएगा। सेक्शन 3 क्या कह रहा है? पढ़ो क्या कह रहा है? शैल बी डेल्ट विद, डेल मतलब डीम्ड प्रोविजन, लीगल फ्रिक्शन क्रिएट कर, मतलब आप कह रहे हो सेक्शन 4 के मामले सेक्शन 3 की हेल्प से ये माने जाएंगे कि इंडिया में ही हुए हैं, विद इन इंडिया। और विद इन इंडिया कहां लिखा है? विद इन इंडिया कहां लिखा है? सेक्शन 2। तो दिमाग समझे ने क्या बनाया? सेक्शन 4 के मामले पहले डीम्ड इन इंडिया माने सेक्शन 3 की हेल्प से, तो इट मींस वो आ गए सेक्शन 2 की कैटेगरी के अंदर, तो अब उनके सेक्शन 2 के मामले पे तो आईपीसी लगी जाता है। तो आपने 4 के मामले 3 की हेल्प से इंडिया में लगवा दिए, सारे कनेक्टिंग कर दिए, क्योंकि आप इंडिया में ऑफेंस की पनिशमेंट दे सकते हो विद इन इंडिया, तो आपको विद इन के दायरे में लाना, तो आपने क्या कहा? लीगल फ्रिक्शन क्रिएटेड सेक्शन 3 के थ्रू। 2 के अंदर गिर गए, और 2 के अंदर गिरते उन पे आईपीसी लग गया। डायरेक्ट में आईपीसी नहीं लगा रहे हो आप, डायरेक्ट में आईपीसी लगा रहे हैं, आपने बोले सेक्शन 4 के मामले 3 की मदद से 2 में गिरेंगे, और 2 के सारे मामलों पे तो आईपीसी लगता ही है। डीम्ड टू बी इंडिया, डीम्ड लीगल फ्रिक्शन क्रिएटिंग प्रोविजन है। है तो तुम्हें ये समझाया नहीं था एप्लीकेबल? और समझ आया भाई किसी को? ये नहीं समझ आया कि मैंने आखिरी में क्या कंक्लूजन करा है? थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, अच्छा हाँ।
लीगल फ्रिक्शन, पहली बात ध्यान समझो, सेक्शन 4 कहता है, ये बात हम मान रहे हैं कि ये सारे ऑफेंस इंडिया से बाहर हुए हैं, ऑफेंस भी बाहर हुए, एक्यूज भी इंडिया के बाहर है, तो टेक्निकली आईपीसी वहां नहीं लग सकता, तुम्हारी अपने घर में ही चलेगी, पड़ोसी घर में नहीं चल सकती है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि टेक्निकली आईपीसी इन लॉस में नहीं लगना चाहिए। हमने तोड़ कैसे ढूंढा, हमने कहा डीम्ड प्रोविजन बनाते हैं कोई, कि हम मानेंगे, अनुमान लगाएंगे कि नहीं, हम ये मान के चलेंगे ये ऑफेंस इंडिया में ही हुए हैं, तो उसके लिए हमने बनाया सेक्शन 3, जिसमें हमने बोला कि सेक्शन 4 के मैटर ये माने जाएंगे कि इंडिया में ही हुए हैं, वी विल डीम, हम ये मानेंगे कि ये ऑफेंस इंडिया में ही हुए हैं, ठीक है। तो अगर इंडिया में ही हुए हैं तो ये सेक्शन 2 के अंदर जो वर्ड है ना विद इन, उसके अंदर फॉल कर गया, तो सिंस 2 के अंदर फॉल कर गया तो अब आप इन पे आईपीसी लगा सकते हो, क्योंकि आईपीसी किन चीजों पे लगेगा, जो ऑफेंसेस इंडिया में हुए हैं। तो इंडिया में होने के लिए आपने कैसे करा, सेक्शन 3 का सहारा लिया। इट मींस आपको क्या करना था बेसिकली, सेक्शन 4 अगर आपको आईपीसी लगाना था इन लॉस पे, तो आपको पहले सेक्शन 2 के दायरे में लाना था इन लॉस को, सेक्शन 2 के अंदर लाना था। करे कैसे, सेक्शन 2 विद इन इंडिया के अंदर लगता है, तो आपने हेल्प ली सेक्शन 3 की, जो डीम्ड करवाता है, अनुमान लगवाता है कि हम मानेंगे कि सेक्शन 4 के मैटर सेक्शन 2 में हुए हैं, तो देयरफॉर सेक्शन 2 के ऊपर आईपीसी लग जाता है। तो आपने इसको कनेक्टिंग कर दिया, 4 के मैटर 2 में गिराए 3 की हेल्प से, ये लाइन ऐसे याद रखना बस, 4 के मैटर 2 में गिरे 3 की हेल्प से, तो आपने डीम टू बी एप्लीकेबल इन इंडिया कर दिया कि ये लॉज इंडिया में लगेंगे। इसको लिखो, भी लिखते पढ़ना तुम्हें समझ आ जाएगा, ध्यान से लिखना जब लिखोगे तो। एज पर सेक्शन 4, एज पर सेक्शन 4, एनी इंडियन सिटीजन और फॉरनर committing an offense, any Indian or foreigner citizen committing an offense upon ship or aircraft, upon ship or aircraft committing an offense upon ship or aircraft, upon ship or aircraft registered in India as well as any Indian citizen, any Indian citizen committing an offense, any Indian citizen committing an offense outside India. एक बात बताइए, ये लोग यहाँ पे ऑनलाइन क्लास ले लेते हैं, कॉलेज ही क्यों नहीं ऑनलाइन क्लास ले पाते थे, वहां पे ऐसा क्या था भाई? तो इसलिए क्या पीपीटी चला के चल रहे होते हैं बस? किताब लिखवा देता, आपने इतना बोल दिया कि हाँ चलो ये हो गया, इंडिया में केस है, उसमें इंटरेक्शन भी कहाँ ही होगा। सर वो पीपीटी पढ़ रहे होते हैं बेसिकली टीचर। हाँ, और इंटरेक्शन में सर हमें पता है लेकर लोग कैसे पढ़ाई जा रही है, वो मैम आती है वो पीपीटी पढ़ती है और चली जाती है। सर हम ऑफलाइन लेते हैं अटेंडेंस, यही होता है जब मैनेजमेंट के टीचर लोगों में आते हैं, वो भी वही करते हैं, पीपीटी पढ़ती है चली जाती है, जो क्रिमिनोलॉजी में अगर एक अंतर है तो थोड़ा ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं, अंतर है। Any Indian citizen committing an offense outside. तो बस ही पढ़ाते रहे तो पता ही नहीं है क्या पढ़ रहे हाँ ये वाली का अच्छा पढ़ाते हैं। Any Indian citizen committing an offense outside India, ठीक है।
ये लिख लिया था, कॉमा shall be punished under the IPC, shall be punished under the IPC, full stop. In the later case above, shall be punished under the IPC, full stop. In the later case above, नहीं ऐसा, in the cases mentioned above, in the cases mentioned above, IPC is not directly applicable. IPC is not directly applicable upon the foreign territory. IPC is not applicable directly upon the foreign territory. Is not applicable directly upon the foreign territory. Still, a legal friction. Still, a legal friction is created. Still, a legal friction is created. Still, a legal friction is created under Section 3. Created under Section 3, according to which in such cases, accused will be deemed to have अगर दूसरे स्टेट ने मना कर दिया तो इफ देयर इज राइज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, दूसरे देश ने मना कर दिया तो आप एक्स्ट्राडिशन के लिए अप्लाई करोगे ना। अभी मैं बता रहा हूँ कि कैसे इसको लगाओगे। स्टिल मैं लास्ट कहाँ छोड़ा मैंने, committed the offense will be deemed to have committed the offense within the territory of India and thus within the offense thus deemed to have committed territory and thus matter of section 4, ध्यान सुनना लिखना इस लाइन को, matter of section 4 through the legal friction created under section 3, through the legal friction created under section 3 would fall under section 2, would fall under section 2 and such person will be tried and punished in India, will be tried and punished in India under the IPC. Will be tried and punished in India under the IPC. अब जैसे तू बात कह रहा है ना, अभी वो चल रहा है ना इंडिया के 4 सैनिकों का, और कुवैत है, कौन सी कंट्रीज ने उनको डेथ पेनल्टी अवार्ड करी है? दुबई। 4 सैनिक जो थे, पूर्व सैनिक नौकरी कर रहे थे दुबई में कहीं पे, तो वहां पे कुछ गलती उनसे हो गई तो उनको सबको पकड़ लिया था, तो अब उनको डेथ पेनल्टी दी है। तो इंडियन गवर्नमेंट जनरली यही कहने जाती है जब इंडियन सिटीजन से फॉरेन कंट्री में ऑफेंस हो जाता है कि आप एक काम करो, इसको इंडिया भेज दो, एज पर इंडियन लॉ हम इसका ट्रायल चलाएंगे। तो आप रिक्वेस्ट करते हो अपने सिटीजन के लिए कि आप यहीं भेज के हम इसका ट्रायल करा देंगे, क्योंकि यहाँ इसके पेरेंट्स भी हैं, एटलीस्ट मिल तो लेंगे इससे। वहां पे तो कोई परिवार वाले भी नहीं मिल सकते, तो आप अपना वहां से एडवोकेट भेजे ना, हम आपका एडवोकेट यहाँ रखवा देंगे केस में। तो ये होता है कि अगर इंडियन सिटीजन बाहर पकड़ा गया है, रिक्वेस्ट करी जाती है, अगर वैसे जनरली तो नहीं इंटरफेयर करती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है तो ये मांगा जाता है कि आप इंडिया में भेज दो, यहाँ पे ट्रायल होगा। सेम फॉरेन कंट्री का है, कोई फॉरेनर यहाँ मर्डर करके पकड़ा जाता है ना, तो दूसरी कंट्री रिक्वेस्ट करती है कि आप इसको हमारे यहाँ भेज दो, हम इसका मर्डर का ट्रायल यहाँ चलाएंगे, लेकिन एज पर यूर लॉस चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप इंडिया से वकील भेज देना, ठीक। हाँ ट्रायल लेकिन यहाँ चलेगा। हाँ कतर का। हाँ वो भी आया था। हाँ तो इसमें जनरली क्या होता है, कंट्रीज में कॉर्पोरेशन होती है तो वो एक दूसरे को ट्रांसफर कर देती है एक्यूज्ड, वही केस चल रहे होते हैं उसके। अब इसका जो दूसरा सवाल आया ना, मैंने क्या बोला, बंदा यूएस पढ़ने गया था, ठीक है, वहां मर्डर करके हिंदुस्तान आ गया भाग के, और अब वो छुपा हुआ घूम रहा है। यहाँ हिंदुस्तान में कंप्लेंट हो गई, ठीक है, वहां की ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने बता दिया कि यहाँ तुम्हारे यहाँ एक बंदा मर्डर करके हमारे सिटीजन का तुम्हारे यहाँ आया है और वो तुम्हारा ही नागरिक है, उसको ढूंढो। दिल्ली में मान लो रहने वाला तुम्हारा कालका जी, कालका जी थाने को बताया गया, उन्होंने एफआईआर काट ली, उसकी तलाश हो रही थी, घर में तो मिलेगा नहीं, पता घर में मिलेगा तो पहले पुलिस यहीं आएगी, वो फरार था, वो पकड़ा गया, मान लीजिए आप जम्मू कश्मीर में, ठीक है, पकड़ा गया जेएनके में, तो केस कहां चलेगा इंडिया में उसके खिलाफ, दिल्ली में चलेगा या जेएनके में चलेगा? तो मिला तो जेएनके में। हाँ तो 4 की इलस्ट्रेशन क्या लिखा है, देखो, इंडियन सिटीजन युगांडा में गया, मर्डर कर दिया, इंडिया में जहां पे भी वो मिलेगा वहां पे केस चलेगा, जहां रहता है वहां नहीं, जहां पे वो हिंदुस्तान में पाया गया। अब ये बात सीआरपीसी में कहां लिखी है, ये पूछते हैं तुमसे प्री में और इंटरव्यू में, कि ये कहां लिखा है प्रोविजन में कि जहां मिलेगा वहां केस चलेगा। उस कोर्ट की टेरिटोरियल जुडिक्शन होगी सीआरपीसी का सेक्शन 188, सीआरपीसी का सेक्शन 188, ठीक है, 188 सीआरपीसी के बेसिस पे जहां मिलेगा हिंदुस्तान में वहां केस चलेगा, इसको लिख लो, क्वेश्चन बना लेना, विच ऑफ द कोर्ट in India conduct the trial of the accused, which of the court in India will conduct the trial of the accused? Which of the court in India will conduct the trial of the accused? आंसर है नहीं नहीं, सेक्शन 4 के नीचे लिखना भाई, 4 और 3 के नीचे लिखो बस इसको, उसी का ही आंसर है। हाँ सेक्शन 88 सीआरपीसी, सेक्शन 188 सीआरपीसी, सेक्शन 188 सीआरपीसी बाय इम्प्लीकेशन, section 188 CRPC by implication creates another legal friction, creates another legal friction, that is accused will be deemed, accused will be deemed to have committed, accused will be deemed to have committed the offense, accused will be deemed to have committed the offense where the accused found, accused will be deemed to have committed the offense where accused is found, full stop. Therefore he will be tried by the court, therefore he will be tried by the court
which has jurisdiction, he will be tried by the court which has the jurisdiction upon the place, which has the jurisdiction upon the place where he is found, where he is found, where he is found, and not the place of his residence, and not the place of his residence. ठीक है, अब इसमें एक और सिचुएशन देखना, इंडियन सिटीजन फॉरेन गया, उसने बाहर जाके कोई एक्ट करा जो इंडिया में ऑफेंस है लेकिन फॉरेन में नहीं है, उस देश का ऑफेंस नहीं है वो, तो क्या इंडिया में उसके खिलाफ एफआईआर हो सकती है सेक्शन 4 सेक्शन 2 के अंदर? इंडियन सिटीजन बाहर गया, जैसे तुम अडल्ट्री ले लो, अडल्ट्री यूके में ऑफेंस कभी नहीं था, इंडिया में ही था, ठीक है। एक बंदा गया बिजनेस के काम से यूएस, ठीक है, वहां उसने अडल्ट्री कमिट करा, वहां उसने अडल्ट्री कमिट करा, अब उसकी वाइफ ने इंडिया में एफआईआर लिखवाई है उसके खिलाफ और अडल्ट्री की 497, क्या ये एफआईआर दर्ज हो सकती है? क्योंकि यूके में अडल्ट्री कोई अपने आप में ऑफेंस नहीं है। तो सवाल ये है कि एक एक्ट करा गया दूसरी कंट्री में, इंडियन सिटीजन ने करा है लेकिन उस देश में वो काम ऑफेंस नहीं है, सिर्फ बाइगमी, बाइगमी हिंदुस्तान में ऑफेंस है। बंदा दुबई गया, दुबई में अलाउ था जितनी बीवियां रखो, वहां जाके उसने एक शादी और कर ली, इंडिया में वाइफ ने बाइगमी का केस लगाया है, तो लग सकता नहीं लग सकता? वो तो ये कहेगा ना कि उस देश में तो नहीं है जहां काम कर। चलो चलो वाइफ भी छोड़ो, कोई ऐसा काम करा है फूड एडल्ट्रेशन का कुछ भी ऐसा काम करा जो बाहर ऑफेंस है इंडिया में ऑफेंस है, इस चीज की तस्करी का करा, तो फिर आईपीसी लगाओगे उसके ऊपर। इसका एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 4 का एक्सप्लेनेशन, पहली एक्सप्लेनेशन पढ़ो। The word offense includes every act committed outside India, which, if committed in India, would be punishable under law. तो ऑफेंस का मतलब थोड़ा बड़ा है यहाँ पे, हर वो काम जो इंडिया के बाहर हुआ है लेकिन इंडिया में उसकी पनिशमेंट है, तो फिर भी वो आईपीसी पर्पस के लिए ऑफेंस है, मतलब उस पर आप आईपीसी एप्लीकेबल उस एक्ट में कर सकते हो। क्योंकि अडल्ट्री के काम सबसे ज्यादा हो रहे थे ये, इसलिए इन लोगों ने इसको ऐड करा। हाँ, लॉजिक ये है कि तुम्हारे काम से कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की छवि खराब हो रही है, या हिंदुस्तान में कोई लोग परेशान हो रहे हैं, अडल्ट्री से कौन परेशान है? हिंदुस्तान में जो बीबी रह रही है वो परेशान हो रही है। हाँ हाँ, तो उस पर हाँ, ये नहीं, ये तो स्पेसिफिकली इंडियन सिटीजन के लिए है। जो एयरक्राफ्ट और ये सब है ना, वो तो आप चलती फिरती आप टेरिटरी मानते हो इंडिया की, तो इसलिए वहां फर्क नहीं पड़ता इतनी, थोड़ा बहुत। लॉजिक तो वही है कि आप थोड़ा सा इंडिया की रेपुटेशन देखते हो कि हिंदुस्तान वहां जाएंगे क्राइम करके आएंगे, नाम खराब करेंगे। हाँ, इसका छोटा सा एग्जाम्पल बना के लिख लो। सपोज एन इंडियन सिटीजन गोज टू इंग्लैंड, सपोज इंडियन सिटीजन गोज टू इंग्लैंड, हाँ अलग से क्वेश्चन बना एग्जाम्पल, ये 4 के अंदर ही सब कुछ है, पेपर में एक्सप्लेनेशन लिखना, उसका ऐसे कोई इलस्ट्रेशन बना लेना। सपोज इंडियन सिटीजन गोज टू एन इंग्लैंड, suppose Indian citizen goes to England and committed adultery, but adultery is not an offense in England, but
adultery is not an offense in England. Will that person be punished under IPC or not? Will that person be punished under IPC or not? जैसे answer is yes, IPC will be applicable in such cases because as per explanation A of section 4, because as per explanation A of section 4, offense include every act committed outside India, which if committed every act committed outside India, which if committed within the territory of India, which if committed within the territory of India, will be punishable in India. Therefore, though IPC is not an offense, therefore adultery is not an offense in England, but if Indian citizen commit adultery in India, if Indian citizen commits adultery in India, he will be commit in India, commit in England. But if Indian citizen commit adultery in England, he will be punished in India. Full stop. Even if adultery is not an offense in England. बस लास्ट पॉइंट है, एक सिचुएशन है, हम क्या कह रहे हैं, अगर एक इंडियन सिटीजन विदेश में जाके ऑफेंस करता है तो उस पे आईपीसी लगाया जा सकता है और उसको हम इंडिया बुला सकते हैं। उसके परिवार वाले अगर कहेंगे, मिनिस्ट्री से आप रिक्वेस्ट करोगे तो मिनिस्ट्री वहां बोल देगी एम्बेसी में, तो उसका ट्रायल इंडिया में बुला के कराया जा सकता है। अब ये सिटीजन का मतलब क्या है, जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूं, आज क्या तारीख है, मान लो ऑस्ट्रेलिया है, 1 दिसंबर है, कौन सा 1 दिसंबर 2023 को एक बंदे ने मर्डर करा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में मर्डर करा, और ये बंदे ने इंडियन सिटीजनशिप इसने ना अप्लाई करा हुआ था, लेकिन इसको इंडियन सिटीजनशिप मिली 2 दिसंबर को। कौन सी थी वेब सीरीज भाई? हॉटस्टार से बड़ी बेकार वेब सीरीज बनाते हैं, उनका तो बस डिज्नी वाला ही सही चलता है, बस बाकी उनका ऐसी है। ठीक है, इस तारीख को इसको सिटीजनशिप मिली। मतलब मेरे कहने का मतलब है,
आपने ऑफेंस करा, उसके बाद आपको इंडियन सिटीजनशिप मिली, तो क्या ये बंदा बोल सकता है कि मेरे पे सेक्शन 4 लगा के मुझे हिंदुस्तान बुला लो? मेरे पे सेक्शन 4 लगवा के मेरे पे मुझे हिंदुस्तान बुलवा लो? सिटीजनशिप का मतलब है कि जिस दिन उसने ऑफेंस करा उस दिन वो हिंदुस्तान सिटीजन होना चाहिए। बाद में आपको नागरिकता मिली उससे फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन ऑफेंस हुआ उस दिन अगर आप इंडियन हो तो आईपीसी लगवाएंगे, सेक्शन 4 के अंदर आपको हिंदुस्तान बुला लेंगे, वरना नहीं बुलाएंगे। नहीं बुलाएंगे, ऑफेंस के बाद मिली ना सिटीजनशिप है। हाँ, मैंने तो बस लूप होल बता दिए, बस लिख लो, ये एग्जांपल बनाना इसके नीचे। ऐसे चलो ऐसे पैराग्राफ में लिख लो, कोई नहीं। इन ऑर्डर टू अप्लाई सेक्शन 4 अपॉन अ पर्सन, in order to apply section 4 upon the person, नहीं ऑफेंस जब किया था तो सिटीजन नहीं था। हाँ, in order to apply section 4 upon a person, he should prove to have, he should have, he should he should be proved to have been, he should prove to have been Indian citizenship. He should be proved, he should be proved to have been Indian citizenship at the time when he commit the offense. At the time when he commit the offense, full stop. Any subsequent acquisition, any subsequent acquisition of Indian citizenship, committing the offense, any subsequent acquisition of Indian citizenship will not make him Indian citizenship will not make him liable for being punished under the IPC. Liable for being punished under the IPC. हम्म 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 सिटीजनशिप मिलने से हम्म तो भाई क्या वही चीज तो इंडियन सिटीजन कह रहे हो? हाँ कह रहे हैं इंडियन सिटीजन था, हाँ, ऑफेंस के अगले दिन उसको ऑस्ट्रेलियन। तो जब ऑफेंस के दिन तो इंडियन सिटीजन गिना गया है ना, ऑफेंस के दिन कौन सी नागरिकता है वो उससे डिपेंड करता है। नहीं, हाँ हाँ, तो मतलब ये ऐसे ही समझ लो जैसे मर्जी, इसका पॉइंट, ये पॉइंट लिख के आ सकते सीधा, बस नहीं लगेगा। सेक्शन 4 के लिए जरूरी है कि बंदा उस दिन सिटीजन होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। हाँ, ये तो कहाँ घूमते रहते हैं बाकी सब लोग। क्या? एक काम करना, मैं ग्रुप पे बता दूंगा, वो पीछे से थोड़ा चेंज करेगा तो सबको लॉग आउट कर देगा ऐप से वो। उसके बाद फिर लॉग इन करोगे ना, वो जुडिशियल कोर्स का जहाँ क्लिक करोगे नीचे टेस्ट बनाएगा, उस पर टेस्ट क्लिक करोगे तो टेस्ट पूरा खुल के आ जाएगा।
हाँ अरे आईटीसी करने दे यार, लोग में चल जल्दी कर लो, रहा है। 10-11 बजे से कर लो। 10 बजे आ तो जाएंगे ये लोग, मैं तो है 10 बजे। कल रिटर्न वाला इनने मना करा ना, इनने कहा अगले हफ्ते ले लेना, मैंने एमसीक्यू वाला तो प्रिपेयर करा दिया। तो अब कल टेस्ट नहीं है? नहीं, एमसीक्यू वाला है वो कर लेना ऐप पे, वो मैंने डाल दिया। बाकी मैं कल से जो, मुझे वैसे अभी से वो करना है, मेरे को सीआरपीसी के पहले जितने चैप्टर्स है ना उसकी क्लास लेनी है एक, यूट्यूब पे लाइव। फिर मैं उस पर सेक्शंस कराऊंगा, फिर मैं अगले हफ्ते से 50-50 सेक्शन डालूंगा, तुम कर पाओगे। नहीं वही तो करा रहा हूँ, लेकिन याद है उससे पहले इनको ऑर्डर तो कराऊं मैं, चैप्टर नंबरिंग याद करवाने की ट्रिक, वो मैं सोच रहा हूँ। मेरे को लाइव क्लास लेनी है हाँ। कितने बजे, 11 बजे, 10 बजे है? टाइम पे आना वो तो दोपहर, वो तो आ जाएगा सुबह है। तो पहले तो मैं ही ले लूंगा फिर। कितने बजे जाना है? अच्छा, कितने बजे? जाना ही होता है, बस जल्दी हो जाएंगे। हाँ तो वही तो, कितने बजे निकलेगी? आप देख लो, मेरे साथ बता दो। मिनिमम 10 बजे तो हो गई शुरू। हाँ, 10-11 लेकिन सो के तो उठे हैं सब लोग। अरे आज क्या लिख के दिया भाई इतना बड़ा, रुकियो। इंडियन था बहुत, फॉरेन में ऑफेंस किया, बट वो ऑफेंस इंडिया में पनिशेबल नहीं था तो फॉरेन लॉ में पनिशेबल था। तो क्या सवाल बनाए, इंडियन सिटीजन था, फॉरेन में ऑफेंस किया, वो इंडिया में, वो ऑफेंस इंडिया में पनिशेबल नहीं था, तो क्या लगेगा? नहीं, इंडियन लॉ ही लगेगा, फॉरेन लॉ ही लगेगा। बताया था कि इंडिया में आके हो। हाँ, इंडिया में वहां की गवर्नमेंट क्या है, अगर इंडिया भाग के आ गया तो फिर इंडिया में उसको पकड़ के उसको एक्स्ट्राडाइट करवा देंगे, एज पर दैट लॉ ऑफेंस करवा देंगे। तो कितने बजे? 11 से रखिए। ठीक है, 11 बजे ठीक रहेगा, बीच का टाइम। हाँ हाँ। सर आप सीपीसी पढ़ा रहे हो? अरे नहीं, इनको यूनिट के लिए कराया था थोड़ा सा, पास हो जाएंगे। ठीक है। आपका काम हो गया। हम्म।